चलिए अब जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है, या प्रोटोन तो वैसे ही रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होता है तो उस समय के कंडीशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें टर्म आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। इसको हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप लोग अपनी कॉपी में अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसको माइनस ई से डिनोट करते हैं, और चार्ज ऑफ प्रोटोन भी सेम होता है, बस उसको प्लस ई से डिनोट करते हैं। किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल पे जो मिनिमम चार्ज है वो इतना ही हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो वैल्यू होगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा। अभी कैसे वो आगे बताएंगे। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? प्रोटोन के मास का 4 टाइम्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को देखिए। टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब चार्जेस को हम लोग सिंपल अलजेब्रा की मदद से क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 2 कूलम प्लस 3 कूलम 5 कूलम, 2 कूलम -10 कूलम -8 कूलम, ऐसे करके। दूसरा है चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व का मतलब होता है चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उसको केवल हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, किसी भी बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, उसको हम लोग इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू एन, जहाँ एन क्या है? कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा। अब देखो हमने क्या बोला था कि चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, प्लस वो हमेशा उस चार्ज का जो वैल्यू होगा वो एक होल नंबर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। इज अ चार्ज ऑफ 9.2 × 10⁻⁻20 कूलम एंड 8 × 10⁻16 कूलम पॉसिबल? क्या ये दोनों चार्ज पॉसिबल है? तो पहले चार्ज को देखते हैं। देखिए Q का वैल्यू जो था, Q इज इक्वल टू एन ई, उसमें हमने क्या किया? Q का वैल्यू हम लोग को गिवन है इतना, एन Q का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे एन ई, तो एन ई का वैल्यू यानी एन इंटू ई का वैल्यू कितना है? इतना गिवन है। तो एन यहाँ से नंबर ऑफ पता कर लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो जो चार्ज गिवन था उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या किया? डिवाइड किया। तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा कैसा आना चाहिए? एक होल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो दिस चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा चार्ज है 8 × 10⁻⁻16। 8 × 10⁻⁻16 अगेन सेम प्रोसेस है। जब उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम लोग डिवाइड किए तो आंसर क्या आया? 5000, जो कि एक होल नंबर है। तो यस, दिस चार्ज इज पॉसिबल। ये चार्ज क्या है? पॉसिबल। मतलब केवल जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज तुमको गिवन है उसमें इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर जो मेरा रिजल्ट आता है वो फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है तो वो चार्ज नहीं होगा, अगर होल नंबर में आता है तो वो चार्ज होगा। चलिए अब प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को देखते हैं। देखो चार्ज को टोटल 3 तरीके से हम लोग बता सकते हैं, मतलब 3 तरीके से किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। यानी 2 बॉडी है, दोनों बॉडी को या तो रब कर दिए या उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट किया। रबिंग से ही फ्रिक्शन आता है, तो रब करके जब फ्रिक्शन क्रिएट किए तो दोनों में क्या हुआ? चार्ज डेवलप हुआ। इसका एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को ध्यान रखना है कि जब भी हम जो है किसी भी सिल्क क्लॉथ से एक ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क पे क्या जाता है? निगेटिव चार्ज आता है। वहीं जब किसी हम लोग वूल से, या वूल यानी कि क्या होता है? ऊन से अगर एबोनाइट रॉड को रब करते हैं तो एबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और वूल क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरा प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है इसमें 2 कंडक्टिंग स्फीयर होंगे ऑफ सेम शेप सेम साइज। मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? कंडक्टिंग स्फीयर होने चाहिए, और दोनों का शेप साइज सब कुछ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सब कुछ बराबर होगा तो इन दोनों स्फीयर को जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये क्या करता है? अपना चार्ज, जैसे यहाँ पे ये मेरा जो है एक चार्ज स्फीयर है जिसमें कुछ चार्ज प्रेजेंट है +10 कूलम, और ये मेरा क्या है? अनचार्ज स्फीयर है। तो जब इनमें से एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, एक चार्ज स्फीयर और एक अनचार्ज स्फीयर को, तो हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू अनचार्ज बॉडी। जैसे यहाँ पे देखो -10, इसमें कितना कूलम का चार्ज है? +10 कूलम। इसमें कितना कूलम का चार्ज है? -30 कूलम। तो जब इसमें कंडक्टिंग वायर को लगाया तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर भी -10 इधर भी -10। अब तीसरा प्रोसेस आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बोर्ड के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो इसको ध्यान से समझना और इसके डिफिनीशन को ध्यान से समझना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी इन विच इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस
ऑन अनचार्ज बॉडी व्हेन इट केप्ट क्लोज टू अ चार्ज बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग किसी भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज बॉडी था, ये मेरा क्या है, अनचार्ज बॉडी है। तो अब यहाँ पे ये जो चार्ज बॉडी है इसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो अनचार्ज बॉडी में क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी ये वाला बॉडी मेरा क्या है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है ये इस बॉडी के जो अनचार्ज है उसके सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जितने भी पॉजिटिव पार्ट है उसको क्या करेगा, दूसरी तरफ रिपेल करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब हम क्या किए कि इसमें से जो ये अनचार्ज स्फीयर था उसमें पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही इससे जो है दूर भागना चाह रहा है, प्लस हमने क्या किया कि एक वायर के थ्रू अर्थिंग कर दिया, एक वायर के थ्रू क्या किया, अर्थिंग कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज इससे रिपेल हो रहे थे और वो पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। तो उसके बाद क्या, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, अपने आप को पूरी तरीके से स्फीयर में क्या किया, स्प्रेड कर लिया, और ये जो अनचार्ज बॉडी था ये क्या हो गया, केवल चार्ज हो गया। इसमें हम लोग बॉडी को जो है, जो भी चार्ज बॉडी है, जो भी अनचार्ज बॉडी है, उन दोनों को हम लोग एक दूसरे के पास लाते हैं, सटाते नहीं है, केवल एक दूसरे के पास लाते हैं। अगला चीज़ है मेरा फाइंड द, अच्छा इसको ध्यान रखना है, इस वाले वैल्यू को एकदम ध्यान रख लीजिएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10⁻18। 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस चीज़ को एकदम ध्यान से याद कर लीजिएगा, 6.25 × 10⁻18। अगला टॉपिक आता है मेरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी कैसा हो सकता है, या तो वो लीनियर हो सकता है यानी केवल एक लाइन हो, या मतलब कि उसमें केवल लेंथ हो, या कोई बॉडी ऐसा हो सकता है जिसमें लेंथ के साथ ब्रेथ हो यानी एरिया, और या तो कोई बॉडी ऐसा हो सकता है जिसमें तीनों चीज़ों, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, यानी कि मेरा वॉल्यूम। तो इन तीनों कंडीशन के लिए, लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लेंथ के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी एरिया के लिए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों के लिए मेरा चार्ज के रिलेटेड फार्मूला क्या होगा वो जानते हैं। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे मेरा एक रॉड है जिस पे चार्ज क्या है, Q, और इसका लेंथ क्या है, L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/L, जिसका SI यूनिट क्या होता है, लैम्डा का सेंटीमीटर इनवर्स। अगला है मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का वैल्यू होता है Q/A। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ देख सकते हो ये सरफेस है जिसमें कुछ चार्ज है, और इस सरफेस पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है Q, इस सरफेस का एरिया क्या है A। तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, Q/A, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट ध्यान में रखना है, बोर्ड में अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि रो से डिनोट किया जाता है। इसका वैल्यू होता है Q/V। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब कि कोई भी मेरा एक 3D शेप दिया हुआ है, 3D शेप के अंदर या उसके ऊपर कहीं कोई चार्ज है, उस चार्ज का वैल्यू है Q, उसका वॉल्यूम है V, तो उस पर जो रो का वैल्यू हो जाएगा, जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, Q/V, जिसका ऐसा यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे ये सारे जितने भी फार्मूला लिखे हुए हैं, सारे को आप लोग को दिमाग में रखना होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrl, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²l, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², वॉल्यूम ऑफ क्यूब a³। समझ में आ गया। अगला टॉपिक मेरा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड से और कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, according to this law the force between point charges is directly proportional to the product of charges and is inversely proportional to the square of the distance between them, between the charges। जैसे ये बोल रहा है कि मेरे पास कोई भी 2 चार्ज है, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे ये मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू है Q1, इसका वैल्यू है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, सबसे पहले की बात की Q1 जो है Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 जो है Q1 पे भी लगाएगा। तो फोर्स जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो फोर्स का वैल्यू आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग ने एक कांस्टेंट दिया जिसका वैल्यू क्या होता है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ये ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर। ε0 परमिटिविटी क्या होता है वो सारी चीज़ें आगे बताएंगे अभी। तो फाइनल इक्वेशन जो कूलम्स लॉ का है वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। इसमें ये वाला वैल्यू और साथ ही साथ ये वाला वैल्यू भी आप लोग को ध्यान में रखना है। प्लस एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि ε0 का वैल्यू एक ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि 1/36 पाई × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कूलम्स लॉ का ये जो इक्वेशन है, के का कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसका यूनिट, ε0 उसका ये वाला वैल्यू है, ये वाला यूनिट। ε0 का वैल्यू क्या होता है, ε0 का एक फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है और पॉइंट में क्या वैल्यू होता है, उसका यूनिट, उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस
ऑफ 1 सेंटीमीटर। दो मिनिमम फोर्स क्या होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो कि ए डिस्टेंस से मतलब कि 1 सेंटीमीटर सेपरेटेड है, तो उन पर फोर्स लग रहा है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो k का वैल्यू 1/4πε0 q1 q2 बाई 1 जो 1 सेंटीमीटर में उसको मीटर में चेंज किया और उसका स्क्वायर किया, जब पूरा कैलकुलेट किया तो फाइनल वैल्यू आ रहा है मिनिमम फोर्स कितना लग रहा होगा। ये वाला वैल्यू भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मिनिमम फोर्स कितना लग रहा है 2.304 × 10⁻⁻24 न्यूटन। अब यहाँ पे जो भी हम फिगर बता रहे हैं ये सारे फिगर जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है और उसमें क्या क्या फोर्स का वैल्यू होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे समझते हैं। जैसे पहला हम लोग को बोल रहा है कि दो चार्ज है, एक क्यू है, एक कैपिटल क्यू, एक स्मॉल क्यू, और वो जो है आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसमें फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें केवल पूछ सकता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इसमें लेफ्ट से राइट होगा। लेफ्ट से राइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल क्यू है, मतलब कि छोटा चार्ज, क्यू कैपिटल क्यू यानी कि बड़ा चार्ज। तो कैपिटल क्यू जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वो स्मॉल क्यू जो छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है इस पर आसानी से फोर्स लगा सकता है। तो इस पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट। वहीं ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन द फिगर शोन फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। यानी ये जो स्मॉल क्यू दिख रहा है, इस स्मॉल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना चार्ज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़नी है। जैसे पहला केस है, केस नंबर 1 2 3 4, चारों केस देखना होगा। और ये चारों जो है ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कि इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मिल सकता है कि दो चार्ज है, एक कैपिटल क्यू एक स्मॉल क्यू, दोनों जो है सेम नेचर का है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। तो उस पर फोर्स कितना लग रहा हो, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये जो चार्ज है ये जो चार्ज है ये Q, ये इससे जो है ग्रेटर है, मतलब ये जो कैपिटल Q है ये स्मॉल Q से क्या है, बड़ा है। तो ये जितना फोर्स स्मॉल Q पे लगा रहा होगा, स्मॉल Q भी उतना ही फोर्स इस पे लगा रहा होगा, लेकिन क्योंकि इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड स्मॉल Q से ज़्यादा है तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होगा, लेफ्ट से राइट होगा। वहीं अगर दोनों में माइनस Q हो और ये क्या हो, प्लस Q हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। तो फोर्स तो सेम अमाउंट का लगेगा k q बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अब सपोज करते हैं कि ये जो Q पॉइंट अमाउंट का चार्ज है, इसमें तो केवल डायरेक्शन का अंतर था दोनों में। अगर इस Q चार्ज को दो हम लोग के पास चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q, उसके बीच में अगर प्लेस कर दें तो दोनों से जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों से मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो Q है, ये जो कैपिटल Q है वो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये कैपिटल Q इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो अगर ये कैपिटल Q इसको अपनी तरफ F फोर्स से खींच रहा है, ये कैपिटल Q इसको अपनी तरफ भी F फोर्स से ही अगर खींच रहा है, तो दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में बताइए। अगला कंडीशन है कि जैसे एक माइनस Q है एक प्लस Q है, जैसे वहाँ पे दोनों पॉजिटिव देखे थे, अब यहाँ दोनों नेगेटिव आ गया, और उसके बाद अगर बीच में कोई एक Q चार्ज को प्लेस करते हैं तो उसके बाद भी नेट फोर्स मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इस बार, सॉरी दोनों यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ये भी माइनस Q ये भी माइनस Q, तब भी नेट फोर्स यहाँ भी क्या रहेगा, 0। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और उसके बाद मिडिल में जो है स्मॉल Q को रखा जाता है, डिस्टेंस सेम है, मिडिल में है तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो उसके बाद ये जो माइनस Q है, सॉरी एक जो है माइनस Q, हाँ, तो ये जो माइनस Q है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये तो मेरा पॉजिटिव है, ये तो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज तो इसको चाहेगा ही कि रिपेल कर दें, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है जो कि चाहेगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, अट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, k q बाई आर स्क्वायर प्लस, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, यानी जो F है k q बाई आर स्क्वायर, फोर्स का यही अभी इक्वेशन पढ़े थे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। उसके बाद का कंडीशन है कि अगर मेरे पास मानते कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है ए और ए, तो इसके यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। ये चार्ज जो है यहाँ पे भी अगर कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में इन जो दोनों फोर्स बनेगा उसके बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों वेक्टर है, और इसके बीच में अगर एक लाइन खींचें तो ये मेरा वेक्टर एडिशन का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली जो नेट फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स F। यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे, दो वेक्टर को ऐड करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और होल का रूट, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें नेट फोर्स कितना आ जाएगा, √3F। और वहीं अगर 60 की जगह 120 डिग्री आ जाए तो उसमें नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा F, यानी k q, मतलब नेट फोर्स का वैल्यू मेरा कितना है, k q बाई आर स्क्वायर। तो अगर 60 डिग्री हो तो √3F, 120 डिग्री हो तो केवल F, यानी यही वैल्यू आ जाएगी। और अगर
मानते हैं कि अगर कोई एक मीडियन ड्रॉ किए, क्या किए, कोई एक मीडियन ड्रॉ किए, ट्रायंगल सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, यहाँ भी साइड है, यहाँ भी साइड है, ये a/2, ये भी a/2, तो इसमें ये जो मीडियन जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 a। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स k q स्मॉल q। यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा चेंज है, k q/3a², 4k कैपिटल Q स्मॉल q/3a²। अच्छा, अगला कंडीशन है कि अगर सेंट्रॉइड है, यानी कि सेंटर पे मेरा क्या होगा, अच्छा सेंटर पे जैसे यहाँ पे Q चार्ज है, स्मॉल q, तो इस Q की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ, इस Q के कारण इस Q पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो जब सेंट्रॉइड पे नेट चार्ज निकालेंगे तो वो भी कितना आता है, 0। चाहे ट्रायंगल का केस हो या स्क्वायर का केस हो, सब में नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। इसमें एक और कंडीशन बनता है कि अगर जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, कहाँ गया, अभी यहाँ पे देखे थे कि जैसे 60 डिग्री का वैल्यू है तो √3a होता है, 120 डिग्री का वैल्यू है a होता है। अगर 90 डिग्री आ जाए, अगर क्या आ जाए 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू होता है √2 टाइम्स f। यहाँ पे फोर्स को ही जो है हम a से डिनोट किए हुए हैं, यहाँ पे फोर्स को किससे डिनोट कर दिए हैं, a से। तो अगर 90 डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ 120 आया, यहाँ 60 आया, अगर 90 डिग्री आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 f। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 2 बडीज हैविंग चार्ज q एंड मास m, 2 बडी है, दोनों का चार्ज क्या है, q है, और उनका मास क्या है, m है। आर सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 लाइट स्ट्रिंग इक्वल लेंथ के लाइट स्ट्रिंग से क्या है, दोनों सस्पेंडेड है। Find the angle made by either string with the vertices at equilibrium if the separation between the charges are r, also find the tension ratio। मतलब इसको, ये क्वेश्चन जो है समझाने के लिए है, अगर पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और आता रहता है। यहाँ पे बोल ये रहा है कि एक मेरा 2 स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग से सेम मास का जो है 2 बॉल को सस्पेंड किया जा रहा है, जिसपे एक पे चार्ज है q, इस पे भी चार्ज है q, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो यहाँ पे पूछ लेगा, और ये एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ टेंशन है, तो यहाँ पे पूछ लेगा कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, कोई भी एक बॉल को क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले आते हैं और उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे यहाँ पे एक मास बॉल है, इस बॉल पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, mg, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट लग रहा होगा। इस मास पे जैसे ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसकी मदद से ये क्या कर रहा है, इधर से उधर झूल रहा है। तो यहाँ पे जब ये गया, यहाँ पे ये गया, तो इस पे इस डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इस पे चार्ज क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों है। तो ये जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है, वो इस बॉल को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, क्योंकि दोनों पे सेम अमाउंट का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स तो लग रहा है mg, इधर फोर्स क्या लग रहा है, fe। और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का भी तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का भी टेंशन फोर्स, इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये वाला वैल्यू भी मेरा थीटा होगा, जो कि यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं। तो थीटा के साथ जो वेक्टर में रिजोल्यूशन पढ़े थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कि थीटा के साथ जो एंगल बनाते हैं वो वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे टी है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, जो एंगल के साथ है, और अपोजिट में टी साइन थीटा। तो अब यहाँ पे mg को t cos थीटा जो है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल किया, ये दोनों फोर्स भी क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल किया। तो यहाँ से हमको पता चला कि t साइन थीटा जो है वो fe के बराबर है, t cos थीटा जो है mg के बराबर है। तो यहाँ पे जब इस सबको सॉल्व किए तो थीटा का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, tan इनवर्स fe/mg। इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, नहीं तो चाहो तो इस वाले वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो वैल्यू है, क्योंकि कभी कभी हो सकता हो कि थीटा का वैल्यू ऐसे मतलब एंगल में आ जाए जिसका वैल्यू आपको tan में याद हो। जैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता होता है। तो 90 से नीचे जितना भी वैल्यू है जो हम लोग को पता है, तो अगर वैसा कुछ आ जाए तब आप लोग यही फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ पे सारा चीज़ निकालने को बोल सकते हैं। जैसे हो सकता है अगर आपसे तो यहाँ पे अगर tan थीटा निकालना हो तो फोर्स/mg कर देंगे। आपको हो सकता है थीटा का वैल्यू देते, m का वैल्यू देते, g का वैल्यू देते, फोर्स निकालने को बोलते। तो ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है कि ये जो रस्सी है, यानी ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन क्या होगा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसका फॉर्मूला होता है √fe² + m² + g², यानी टेंशन का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ लिख दे रहे हैं √m²
पे स्क्वायर प्लस जी एम पे स्क्वायर जी पे स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कूलम्स जो होता है ना, कूलम्स लॉ में जो फोर्स का इक्वेशन आया था उसी फोर्स को हम लोग कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सारे नाम से जानते हैं। अब एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दोनों जो है सेम ही चीज़ होता है। एक तरह से यही जान लो कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दोनों सेम होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये जो वैल्यू, ये जो सिंबल है, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। एयर के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी दिखाना हो एक्सेप्ट एयर, तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। मतलब सिंपल वैल्यू यहाँ पे समझ लो कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, ये भी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये क्या है? मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होता है, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? मेरा किसी भी एयर का जो है परमिटिविटी। ये ध्यान रखना है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों जगह जो है सेम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो यूनिट कुछ होगा नहीं, एंड हेंस इट हैज़ नो डायमेंशन, और इसी के साथ साथ इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एयर द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, यानी कि एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर या के का जो वैल्यू होता है फॉर एयर, वो क्या होता है? 1 होता है, और किसी भी अदर मेटल के लिए उसका वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि जैसे एयर में तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच का सेपरेशन कितना है? R। उसको अगर हम लोग एयर में रखें तो उन पे फोर्स कितना लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एयर में रखें तो एप्सिलॉन नॉट देंगे एयर का परमिटिविटी, और अगर उसको किसी मीडियम में रखते हैं उन दोनों चार्ज को, तो यहाँ पे एप्सिलॉन देंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फोर्स जो है मीडियम में कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। एयर में कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। तो इन दोनों फोर्स का जब रेशियो करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? सारा टर्म जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एयर में और मीडियम में जो भी फोर्स आएगा वो मेरा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर हो गया। तो मीडियम में अगर किसी का फोर्स निकालना हो, किसी भी दो चार्ज के बीच में अगर r डिस्टेंस है और मीडियम में उसका फोर्स क्या होगा, तो वो होगा फोर्स इन एयर अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये वाला वैल्यू भी आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, दो स्फीयर है ऑफ इक्वल मासेज आर सस्पेंडेड थ्रू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू अ कॉमन पॉइंट। इफ द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड एंड इफ द एंगल डज नॉट चेंज देन द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड इज गिवन डेंसिटी ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रहा है कि वही वाला सेम क्वेश्चन है, बस उसको क्या किया गया है कि एक बार इस मीडियम को, ये जो पूरा मेरा मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग से, जो पीछे अभी क्वेश्चन नहीं बताए थे कि स्ट्रिंग से दो मास जो है सस्पेंडेड है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें पहले बार में क्या किया गया है कि इसी पूरे जो सिस्टम है इसको एयर में रखा गया है, दूसरे बार में इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में रखा गया है। उस सिस्टम में दोनों का मास सेम है, दोनों बॉल का, दोनों के बीच में टेंशन स्ट्रिंग है, बीच में एंगल थीटा, दोनों का चार्ज सेम क्यू। तो इसमें पूछ रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का इन दोनों का अगर यहाँ पे दोनों सिस्टम को पहले किस में डाला गया? एयर में, उसके बाद किस में डाला गया? लिक्विड में, और अगर दोनों का हम लोग को क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी। तो उस केस में जो के का वैल्यू होगा यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का, वो क्या हो जाएगा? रो इन सॉलिड, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर मेरे पास कोई एक मीडियम है जिसको पहले एयर में था, अब उसको अगर किसी लिक्विड में डाले हैं और अगर उसमें जो वैल्यू है वो डेंसिटी के में दिया हुआ है, जैसे डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, यानी स्फीयर कैसा होगा? सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर या डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? रो एस अपन रो एस माइनस रो एल। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि इफ़ अ बडी इज चार्ज देन इट हैज़ मास। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई बडी है जिसका चार्ज है तो उसमें क्या मास होगा? तो मास जो होगा वो या तो इंक्रीज ऑर्डर में होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ी चार्ज है तो अगर चार्ज है तो चार्ज जो होगा अगर किसी बडी में आता भी है तो वो अपने साथ क्या आएगा? कुछ मास लेके आएगा। ऐसा कोई होता है क्या कि चार्ज आ गया और अपना मास छोड़ दिया? नहीं। चार्ज अगर किसी बडी में, किसी अनचार्ज बडी में अगर कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक चार्ज बडी से, तो उसमें जो मास होगा वो भी उसके साथ ट्रांसफर्ड होगा। तो उस चार्ज बडी का मास जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। अगर चार्ज जो है एक चार्ज बडी से निकल रहा है तो उस केस में मास क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। और अगर चार्ज जो है ट्रांसफ़र कर रहा है किसी अनचार्ज बडी से चार्ज बडी में, तो उस केस में मास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। CGS यूनिट ऑफ चार्ज अभी बता ही दिए थे वीडियो के स्टार्ट में, स्टेट कूलम होता है, या इसको हम लोग ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पे ये दोनों बात को भी एकदम ध्यान में रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है। कब? SI यूनिट में। ये किस में होता है? SI यूनिट में।
ये किस में होता है, एसआई यूनिट में। और 1/4πε0 का वैल्यू 1 कब होता है, सीजीएस यूनिट में। ये किस में होता है, सीजीएस यूनिट में। ये किस में होता है, सीजीएस यूनिट में।